जब हम भारत की नदियों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? सिर्फ पानी का बहाव? नहीं, ये तो हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं। इन्होंने न सिर्फ इस जमीन को बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति को भी शक्ल दिया है। तो चलिए आज भारत के इसी नदी तंत्र की गहराई में उतरते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त तस्वीर से। देखिए तो जरा, हजारों लाखों सालों में इन नदियों ने कैसे हिमालय जैसे विशाल पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता बनाया है। पानी की ताकत सच में कमाल की है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अपवाह द्रोणी, या जिसे अंग्रेजी में ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। इसका मतलब बस वो पूरा इलाका है जिसका सारा पानी, मतलब बारिश का हो या झरनों का, बहकर एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों में चला जाता है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं, और ये बंटवारा इस बात पर होता है कि वो निकलती कहाँ से है। और ये टेबल देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां, जो ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, जो पठारों से निकलती हैं और ज्यादातर बारिश यानी मॉनसून पर डिपेंड करती हैं। बस यही एक फर्क भारत के भूगोल को समझने की चाबी है। हिमालय से निकलने वाली नदी का सफर भी बड़ा दिलचस्प होता है। सोचिए, जब वो पहाड़ों से निकलती है यानी अपने ऊपरी मार्ग में, तो पूरे जोश में होती है। चट्टानों को काटती हुई गहरी खाइयां बनाती है। फिर जब मैदानों में आती है अपने मध्य मार्ग में, तो थोड़ी शांत हो जाती है, सांप की तरह बलखाती हुई चलती है। और आखिर में समंदर से मिलने से ठीक पहले अपने निचले मार्ग में वो अपने साथ लाई सारी मिट्टी जमा कर देती है, जिससे बनते हैं बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा। चलिए अब उत्तर भारत की इन विशाल नदियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं हिमालय के दो दिग्गजों से, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों से। तो हमारी पहली मंजिल है सिंधु नदी प्रणाली। इसका सफर किसी महाकाव्य से कम नहीं है, जो तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास से शुरू होता है। अब इस मैप को देखिए, यहाँ हम सिंधु नदी के रास्ते को ट्रेस कर सकते हैं। देखिए कैसे ये तिब्बत से निकलकर भारत के लद्दाख में एंटर करती है और फिर एक बहुत बड़े इलाके से गुजरती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। सिंधु नदी के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर। ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और दूसरी, 1960 की सिंधु जल संधि। इस इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत भारत इसके कुल पानी का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं भारत की सबसे पवित्र और शायद सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा की। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। और इसका सफर कितना लंबा है, इसका अंदाजा लगाइए। हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक ये 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करती है। यहाँ मैप पर गंगा का सफर देखिए, कैसे ये अपने रास्ते में यमुना, घाघरा, गंडक जैसी कितनी ही सहायक नदियों को अपने में समेट लेती है। और इसी वजह से ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती हैं। और इस लंबे सफर का अंत भी उतना ही शानदार है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। ये सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा भी है। एक बिल्कुल ही यूनिक इकोसिस्टम। चलिए अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय प्रायद्वीप की, उन पुरानी नदियों की जिनका स्वभाव हिमालय की नदियों से काफी अलग है। इस मैप पर एक नजर डालते ही एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन कुछ ही बड़ी नदियां हैं, जैसे नर्मदा और तापी, जो उल्टी दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। और ये टेबल इस फर्क को और साफ करता है। जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। वहीं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे नर्मदा और तापी, वो डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरीज बनाती हैं, जिन्हें ज्वारन नदमुख कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों की बात हो तो गोदावरी का जिक्र करना तो बनता है। ये प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, लगभग 1500 किलोमीटर लंबी। अपने विशाल आकार की वजह से इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह इस पूरे क्षेत्र के लिए एक लाइफलाइन है।
तो हमने नदियों के भूगोल को तो समझ लिया, पर अब इसे जोड़ते हैं हम सबकी जिंदगी से। आखिर ये नदियां भारत के भविष्य के लिए इतनी जरूरी क्यों है? तो सवाल सीधा सा है, ये नदियां और झीलें हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इसका जवाब देखें तो नदियां सच में हमारी इकोनॉमी की रीढ़ हैं। सबसे पहले तो खेती, सिंचाई के लिए पानी इन्हीं से मिलता है। फिर है बिजली, बड़े बड़े डैम बनाकर इनसे हाइड्रो पावर जनरेट की जाती है। और हाँ, नेविगेशन यानी परिवहन के लिए जलमार्ग के तौर पर भी इनका इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये मीठा पानी कितना कीमती और कितना कम है। सोचिए, धरती पर मौजूद कुल पानी का 97% तो खारा है। जो 3% मीठा पानी है, उसका भी 2/3 से ज्यादा हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा है। मतलब हमारे इस्तेमाल के लिए बहुत ही कम पानी बचा है। और जो थोड़ा बहुत पानी हमारे पास है, उस पर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो है प्रदूषण। फैक्ट्रियों से, खेतों से और हमारे घरों से निकलने वाला कचरा इन नदियों को जहरीला बना रहा है। इससे न सिर्फ पानी की क्वालिटी खराब हो रही है, बल्कि नदी की जो खुद को साफ करने की एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, वो भी खत्म हो रही है। तो आज की बातचीत को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। इन नदियों ने हमें जिंदगी दी है, हमारी सभ्यताओं को पाला पोसा है। अब सवाल ये है कि हम बदले में इन्हें क्या देंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिस पर हम सबको सोचना होगा।